डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे संभल की, जहां पर सियासत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 10 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद कांग्रेस लगातार मामले में सियासत को हवा दे रही है। इसी बीच संभल जाने पर अड़े राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटना पड़ा है। राहुल गांधी के संभल जाने के कार्यक्रम को देखते हुए पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था। जब राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया, लेकिन राहुल गांधी संभल जाने पर अड़े रहे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा। तो राहुल गांधी को पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है। 10 तारीख तक निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद राहुल गांधी संभल की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद संभल जाने के लिए निकले राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा है। पुलिस ने राहुल गांधी को इजाज़त नहीं दी है और राहुल गांधी को वहां पर एंट्री नहीं मिली है। यूपी पुलिस पूरी तरह से संभल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुस्तैद है और राहुल गांधी के इस दौरे पर भी कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि 10 दिसंबर तक जब वहां पर निषेधाज्ञा थी तो उसके बाद ये जाने का फैसला, और इस पर समाजवादी पार्टी का भी एक बयान आया है और बीजेपी ने भी इस पर जमकर निशाना साधा है। दूसरी तरफ यूपी पुलिस लगातार वहां पर हालात को संभालने में लगी हुई है। 10 दिसंबर तक प्रशासन ने एंट्री पर बैन लगाया है और राहुल गांधी जो कि इस बैन के बावजूद वहां पर जा रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर के पास उन्हें रोक दिया गया है, नहीं जाने दिया गया है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम कड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और उस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं उन्हें रोका जा रहा है जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिससे वहां पर किसी भी तरह की अव्यवस्था हो। उसे रोकने के लिए जो पुलिस है वो पूरे तरीके से तत्पर है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे पहले आपसे वहाँ की क्या कुछ स्थिति है वो जानना चाहेंगे। देखिए, संभल की बात की जाए तो संभल में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। मस्जिद के आसपास के इलाकों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और संभल धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और लगभग संभल में कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि संभल में जो अतिक्रमण था उसको लेकर कार्रवाई भी चल रही है। कई सारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं जिन्होंने संभल में सड़कों का घेराव किया हुआ था। अब प्रशासन उन्हें चिन्हित करके तोड़ने का काम कर रहा है। दूसरी अहम बात, जो हिंसा हुई थी, हिंसा मामले की जांच चल रही है और हर एक पहलू की जो उसमें है ध्यान से देखा जा रहा है कि कहां क्या कमियां रही हैं। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कल एक खोखा मिला था बंदूक की गोली का और बताया जा रहा है कि उसका संबंध पाकिस्तान से, और वो जो गोली है वो पाकिस्तान में बनी हुई थी, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी हुई थी। तो उसके बाद से प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया है कि संभल हिंसा के पीछे आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया और संभल के अमन चैन में जिसने ये जहर घोला है। कुल मिलाकर हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। दूसरी तरफ आपके पास आएंगे निशांत, कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप कांग्रेस कवर कर रहे हैं, 10 तारीख तक निषेधाज्ञा वहां पर लगी हुई है, उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। केवल बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इस पर उन्हें निशाने पर ले रही है। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की व्यवस्था है ये कांग्रेस की? आप देखिए, आप जैसा कि रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट आया कि यहाँ पर तो संभल जाने के लिए उतावले हैं, लेकिन संसद में जो मुद्दे उठाने की बात थी, संभल मुद्दे को उठाने की बात थी, तो उस पर वो नहीं आया। अडानी के मुद्दे को उठाते रहे और इस मुद्दे को प्रखरता से अगर उठाया किसी पार्टी ने संभल के मुद्दे को, तो समाजवादी पार्टी ने दिखलाया, समाजवादी पार्टी ने उठाया। हम अगर आज की जान की बात करें, जब उनको रोका गया यहाँ, आपने जैसा कि कहा निषेधाज्ञा वहाँ 10 तारीख तक लगी हुई है, तो वहाँ पर उसके बावजूद वो ये जानते हुए कि हमें रोका जाएगा, इसके बावजूद वो गए
और आए यहाँ पर, और गाजीपुर बॉर्डर में यहाँ पर यूपी प्रशासन जो था, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन था, पुलिस था, उन्होंने रोका। और इस रोकने के यहाँ पर लगभग 3 घंटा, सवा 3 घंटा तक वो यहाँ बैठे रहे रोड पे। लेकिन उससे जो आम आदमी को परेशानी हुई, जो 4 घंटे ट्रैफिक एकदम समझिए ध्वस्त रहा है। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है, आप देख सकते हैं ट्रैफिक स्मूथ हो गया। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखलाया कि पिछले 1 घंटे पहले जो स्थिति थी आप देखती तो उसमें एम्बुलेंस फंसा हुआ था, एम्बुलेंस में मरीज फंसे हुए थे, लोग एकदम बेहाल थे। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी वहाँ पर रोड पर बैठे थे, बीच रोड पे बैठे थे। ये मेन आपका हाईवे है जो लखनऊ आपका है, मेरठ जाता है, और उससे यात्रियों की जो परेशानी हुई और जिस तरीके की बातें जो यात्री थे, जो कम्यूटर से वो कह रहे थे, तो आपको सुन के आश्चर्य लगता। नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ वो लोग बोल रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ वो लोग बोल रहे थे कि किस तरीके से स्थिति को अनियंत्रित कर दिया गया है। यात्रियों को परेशानी तो हो ही रही, विद्यार्थियों की परेशानी हो रही है, और नौकरी पेशा के लोग भी कह रहे थे कि हमारी नौकरी चली जाएगी क्योंकि 4 घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। तो जाम खत्म हुआ, प्रशासन ने समझाया उनको, और उसके बाद ये कहा गया कि शायद 6 तारीख के बाद एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उनको वहाँ पर जाने की अनुमति प्रशासन देगा। उसके बाद सीधे ये लोग वापस दिल्ली चले गए, और दिल्ली में फिर उनके साथ और जो सांसद थे, प्रियंका गांधी थी, केसी वेणुगोपालन थे, और जो सहारनपुर के सांसद थे वो थे साथ में। तो ये सारे जो नेता थे और बड़ी संख्या में जो लोग थे, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर जाम जो लगा था, जो या कहें धरना पर जो बैठे थे, हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। निशांत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर, और ये भी कहा है कि जो इंडी गठबंधन है वो अब मीडिया माइलेज के लिए आ रहा है, संवेदनशीलता जो है वो कहीं भी नाम मात्र की नहीं दिखाई देती। देखिए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, और मैंने सुबह ही कहा था कि पॉलिटिकल टूरिज्म के माध्यम से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए राहुल गांधी की, उन्होंने कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी संभल आने का समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने जोर लगाया था। दोनों ही नेताओं को समझना होगा कि संभल में परिस्थितियाँ क्या है, संभल की परिस्थितियाँ किस तरीके से संभाली गई हैं, और ऐसे में अगर उनकी वाकई पीड़ितों से संवेदनाएं हैं तो प्रशासन को उसका काम करने दें, और संभल जो पटरी पर लौट रहा है उसको लौटने दें, उसके बाद वो बिल्कुल आकर मिले। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि पीड़ितों के साथ साथ जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, आखिर उनको लेकर इनके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं। हिंसा में दोनों ही पक्ष जो हैं हमारे ही हैं, और ऐसे में केवल आप एक पक्ष की बात करेंगे तो आपकी मंशा पर सवाल उठेंगे, आप किस मंशा के साथ संभल जाना चाहते हैं। और ऐसे में अगर उन दोनों नेताओं के यहां आने से, उनके माध्यम से या उनकी पार्टी के माध्यम से कोई व्यक्ति इस तरीके का भाषण दे कि जो कि भड़काऊ हो जाए और स्थितियां यहां पर बेकाबू हो जाए, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रशासन के सामने सारे सवाल थे, जिसके चलते संभल में अगले 10 तारीख तक किसी भी सामाजिक राजनीतिक बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरीके से निषेध है। उसके बावजूद आप संवैधानिक पद पर होकर इस तरीके की बातें करते हैं तो आपकी मंशा पर सवाल उठता है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले दिल्ली में हुई थी, उसको बीजेपी के माध्यम से उठाया गया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि संभल में स्थिति इतनी बेकाबू कैसे हुई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो थी आखिर वो क्या कर रही थी। तो सवालों के घेरे में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संभल फिलहाल पटरी पर लौट रहा है, और संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्रशासन ने मेहनत की है, उस मेहनत को बरकरार रखने के लिए फिलहाल यहां पर राजनीतिक दलों के लोग ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। 10 तारीख के बाद जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब संभल में जनजीवन पूरी तरीके से आम हो जाए, उसके बाद अगर ये लोग आते हैं तो शायद परिस्थितियां संभाली जा सकती हैं। बिल्कुल, कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कुमार आलोक, जिस तरह से लगातार जो संभल में स्थितियां हैं वो संभलती जा रही हैं, संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से जो विपक्षी गठबंधन है अगर उसको देखते हैं, उसके तमाम नेताओं के स्टेटमेंट देखते हैं, बयान देखते हैं, या एक ही पक्ष की जब वो बात करते हैं वो देखते हैं, और जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात होती है तो आपस में भी एक रस्साकशी नज़र आती है। इतने संवेदनशील मामले पर ये सियासी रोटी सेकना, ये कहाँ तक उचित है? आप याद कीजिए जब लोकसभा का चुनावी परिणाम आया, और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया,
तो अच्छे प्रदर्शन के बाद दोनों ही पार्टियों ने श्रेय लिया कि हमारी वजह से, यानी समाजवादी पार्टी की वजह से अकलियत के एकमुश्त वोट इस गठबंधन को पड़ा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के जो आला नेता थे, राज्य के जो आला नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है तो कांग्रेस से फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है, और अकलियतों को जो एकमुश्त वोट मिला है इस गठबंधन को, उसके लिए अगर कांग्रेस नहीं होती तो समाजवादी पार्टी को एकमुश्त वोट नहीं मिलता। तो सवाल यही है कि एक बार फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और खासकर देखें, पहले अखिलेश यादव ने ट्राई किया वहां जाने के लिए, उनको रोका गया, फिर उसके बाद अब राहुल गांधी कैसे पीछे रहते। तो एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश अकलियत के लोगों में है कि असली चैंपियन हम ही हैं, और हम ही आपके हितों की देखभाल कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस का, और जो अपने आप को जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कही जाती हैं, तो ये लंबे समय से पॉलिटिक्स चली आ रही है, और इस पॉलिटिक्स को अभी भी उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। हालांकि जो चुनाव परिणाम आए हैं, 2014 का लोकसभा का परिणाम आप देख लें, 2019 का लोकसभा का परिणाम आप देख लें, इसके अलावा 2024 का आप लोकसभा का परिणाम देख लें, इसके अलावा अन्य राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की, उससे भी उन्होंने नहीं सीखा है। आप देखें कि त्रिपुरा में बीजेपी कहाँ थी, आज से 10 साल पहले त्रिपुरा में बीजेपी 0 थी, लेकिन आज 2 टर्म से लगातार वो सत्ता में है। इसी तरीके से आसाम में बीजेपी कहाँ थी, लेकिन आप देखें कि आसाम में अब बीजेपी वहाँ पर राज कर रही है। इसके अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ भी बीजेपी ने अपने जीत को मोमेंटम को जारी रखा है, और अभी तक शायद कांग्रेस और विपक्षी दल के जो लोग हैं, या तीसरे मोर्चे की हम बात कह लें, उन्होंने कोई सीख भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से नहीं ली है। बिल्कुल, निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कुमार आलोक ने बताया है तमाम स्थिति को, क्या कुछ दिखाई देता है? आपने भी कहा कि अगर वहाँ पर स्थिति संभले रहना है तो जो पॉलिटिकल टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं, जब तक निषेधाज्ञा है तब तक वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और एक बड़ा सवाल बीजेपी ने यहाँ पर ये भी उठाया है कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बेहद गंभीर संवेदनशील घटनाएँ हुई हैं, और वहाँ पर ये जो नेता हैं जो अब जाने के लिए तत्पर हैं, ये नहीं जागे, नहीं गए, जबकि बेहद संवेदनशील मामले थे। तो ये क्या कुछ दिखाता है? केवल इसी मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? देखिए, ये एक तरीके से इन राजनीतिक दलों की मंशा को दिखलाता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते उन्होंने एक तबके को हाशिए पर लंबे समय तक रखा। जब वो तबका ग्रोथ कर रहा है, जब उस तबके में कई सारी केंद्रीय और राज्य सरकार की नीतियां धरातल पर पहुंच रही हैं, चाहे आयुष्मान भारत की बात की जाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना की बात की जाए, या उनके लिए पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की बात की जाए, जब उनके बैंक खातों तक पहुंच रहा है, तब इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये तबका भी हो सकता है कि हमसे छटक जाए, और इसका रहनुमा बने रहना ज्यादा जरूरी है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, इन दोनों में खासकर आपस में होड़ नजर आ रही है। और इसी के चलते जब समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले को संसद में उठा रही थी, जब समाजवादी पार्टी संभल आने की बात कर रही थी, तब कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही थी। आज जब कांग्रेस इस मसले पर बात कर रही है, आज जब कांग्रेस संभल आना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। इंडी गठबंधन में इतनी बड़ी फूट साफ तौर पर नजर आने लगी है केवल वोट बैंक की सियासत के चलते। और ऐसे में सबसे ज्यादा तकलीफ दे अगर कोई बात है तो यहाँ पर पीड़ितों के लिए है, क्योंकि देश में पहले भी हृदय घटनाएं हो चुकी हैं, और वहां पर ये नेता जाने के लिए इतने तत्पर नहीं दिखाई दिए हैं। बहुत शुक्रिया निशांत आपका भी, कुमार आलोक आपका भी, तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि केरल को यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार के दौरान अधिक